Hello everybody, how are you all? Hope your preparations are going good. आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम सब ने सुना ही होगा कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि हमारे टाइम पे ये जो चीज़ थी वो बहुत सस्ती आती थी. कुछ भी ले लो, राइस की बात कर लो, आटे की बात कर लो, किसी पर्टिकुलर चॉकलेट की बात कर लो, पहले बहुत सस्ता आता था. मैंने अपनी मम्मा से सुना हुआ है कि ये जो डेयरी मिल्क चॉकलेट अब हम लेते हैं 40 रुपीज़ का, पहले वो आता था 5 रुपीज़ का. वही सेम साइज. नाउ इट साइज हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय. कभी पूछा होगा क्यों, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू दिस वर्ड दैट इन्फ्लेशन. टॉपिक का नाम है ना हमारा इन्फ्लेशन आज. इसकी वजह से ये होता है. जो भी हमारी चीज़ें बढ़ती हैं, जिनका भी प्राइजेस बढ़ते हैं पहले से अब से. पहले हम बोलते थे हम 1 रुपये में इतनी चीज़ें खरीद लेते थे, 1 रुपये में 10 रुपये में घर का राशन आ जाता था महीने का. अब नहीं आता. क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ओनली. ठीक है, आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे. एक्चुअली ये होता क्या. नाउ मूविंग ऑन द स्लाइड्स. या here is the definition. Before proceeding to the definition, इसके हम पहले थोड़े पॉइंट्स कर लेते हैं. Let me take the pen. Yeah. सबसे पहले याद रखिए इन्फ्लेशन है क्या. इन्फ्लेशन इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पॉलिसी. जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इस पर पॉलिसीज़ की बात हो रही है, यानी डिमांड सप्लाई, ये वैसा कुछ नहीं है. गुड्स सर्विसेज कुछ नहीं है. इन्फ्लेशन इज़ एन कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी. आपको ये याद रखना है. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन इकोनॉमी कंडीशन. इन्फ्लेशन है भाई, आपको याद रखना है. इन्फ्लेशन इज इकोनॉमिक कंडीशन. और जिससे क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, दैट लीड्स टू द फॉल इन परचेजिंग पावर. हमारा जो परचेजिंग पावर है ना, वो कम हो जाता है. दैट डिक्रीजेस. जैसे कि हम बोले कि लाइक पहले ये जो एक आटे की बोरी है 10 kg की, तो ये 50 रुपये में आ जाती थी. ठीक है, अब 70 रुपीज़ में आती है. तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है. तो अगर हम इसका ये जो 50 रुपये की परचेजिंग पावर है, 50 रुपये में जो हम खरीदते थे वो कम हो गए. तो हम क्या करेंगे, इस 50 रुपये में हमें और पावर लगाने की ज़रूरत है. वी विल ऐड 20 मोर कि उसकी पावर बढ़े, सो डैट वी कैन बाय द सैक ऑफ दिस आटे की बोरी को हम खरीद सकें. ठीक है, दैट इज़ व्हाट कि हमें बता रहा है कि इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन दैट लीड्स टू द फॉल इन परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर किसकी? ऑफ कोर्स द कंज्यूमर. इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है ना, तो कंज्यूमर ही है. कंज्यूमर छोड़ के प्रोड्यूसर भी होते हैं. एवरीबडी गॉट इफेक्टेड, नॉट ओनली कंज्यूमर, बट कंज्यूमर को ज़्यादा पड़ता है. तो अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हाट डज डेफिनेशन सेज? इन्फ्लेशन बोलती है इट इज़ एन सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइजेज इन द इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें प्राइस राइज हो जाते हैं और दैट रिजल्ट इन द फॉल इन द परचेजिंग पावर. एंड मोर, अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. एंड इन्फ्लेशन अगर एक और देखें, उसका जनरल राइज इन प्राइस है, राइजिंग प्राइजेज इन इकोनॉमी है, राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग है. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हुआ, हमें एक्चुअली जितने पैसे चाहिए जीने के लिए इंसान को, जैसे जैसे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ना, इट मीन्स देयर इज़ अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि हमें जीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा. दैट इज़ व्हाट इन्फ्लेशन. होप द मीनिंग इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. There are various measurements of inflation. Measurements in the sense indicators through which inflation can be measured. कि मतलब inflation है तो हमें पता कैसे चलेगा कि inflation हो रही है. So there are various measures or you can say indicators. ये question MCQs में definitely आ सकता है. What are the indicators? या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये indicators कैसे ये यूज़ करते हैं, मतलब कैसे काम आता है, क्या methodology है, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें. मेजरमेंट सबसे पहले हमारे पास है WPI, दैट स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं, जब हम बल्क में देखते हैं ना चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है, तो वो हम होलसेल में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि होलसेल में लोग क्या है, बल्क में चीज़ें लेते हैं ना. थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए दैट डजेंट मैटर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, अगर इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो भी रही है, दैट इज़ गुड फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी.
ओके, बट ज़्यादा हो जाए दैट इज़ नॉट गुड. फर्स्ट इंडिकेटर इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस कैसे बढ़ गया है. जैसे कि हम देखते हैं कि पहले टाइम पे, वो थोड़ी देर पहले हुआ था, कोई भी चीज़ है, जैसे किसी चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया, किसी आटे का प्राइस बढ़ गया, राइस का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर हमने देखना है, ठीक है, द रिटेल प्राइसिंग. दैट इज, इसको एब्रीवेशन CPI भी है, आपको याद रखना है, WPI एंड CPI, दे बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है, इन्फ्लेशन एक्चुअली होती क्या है, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है इन्फ्लेशन होती कैसे है. अब इसके भी आगे 2 कॉजेज हैं. सबसे पहले हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन. एज द नेम सजेस्ट, आपको इससे क्या पता चल रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से. एक मार्केट है, हमें पता है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस होती हैं, जिससे किसी भी गुड का प्राइस सेट होता है. तो वैसे ही अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है डैट गॉट इंक्रीज्ड, बट उसकी सप्लाई नहीं है. आप इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी एसेंशियल चीज़ की ले लो, आप किसी पर्टिकुलर दाल की ले लो, किसी प्याज की ले लो, अनियंस की ले लो. चलो, क्या है उसकी, आपने देखा कि डिमांड मार्केट में बहुत है, प्याज महंगा होता है. क्यों, क्या करते हैं लोग ना, उसकी डिमांड उनको पता है कि ज़्यादा होनी है, तो वो क्या करते हैं, अनियंस को ना स्टोर कर लेते हैं कि जैसे उसकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होएगी ना, तो वैसे वैसे वो उसकी सप्लाई हल्की हल्की करेंगे, क्योंकि जिन्होंने ख़रीदना है वो हाई प्राइस पे भी ख़रीद लेंगे. तो उससे क्या होता है, दैट कॉजेज इन्फ्लेशन. दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई लीडिंग इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स. ऑफकोर्स अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो उसका प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होगी. That leads to inflation, and this kind of inflation is known as demand pull inflation. Okay, another cause of inflation is cost push inflation. अब another cause क्या है inflation का, cost push inflation. इसमें क्या होता है कि हमने पहली वीडियोस में भी पढ़ा था, वी हैव फैक्टर कॉस्ट, कि मतलब हमें कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करनी है, वी नीड सर्टेन काइंड्स ऑफ फैक्टर्स. लाइक हमें लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर लगानी है, और अगर हम लेबर को पैसे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वेजेस. हमने अगर कोई बिल्डिंग ली है, मशीनरी ली है रेंट पे, तो हमें उसका रेंट पे करना है. रॉ मटेरियल, अगर हमारे सपोज हम कॉटन की मिल है हमारी, हमें कॉटन चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए. कोई कुछ भी है, रॉ मटेरियल तो हर एक के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए. तो अगर उन्हीं की कॉस्ट अगर इंक्रीज़ हो गई है ड्यू टू सर्टेन, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है कि इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या होगा, डैट विल अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी. ठीक है, कि पहले हमारे पास जो 1 मीटर क्लॉथ था वो 75 रुपीज़ में रेडी हो जाता था. ठीक है, 75 रुपीज़ में रेडी हो गया. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब हमने अपनी फैक्टर कॉस्ट प्लस की, सम किया उनका, वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल, सबका प्लस किया, तो डैट लीड्स टू अब हमारी 90 हो गई है. ठीक है, तो पहले जो 75 का था हम उसको बेचते थे 85 में, लेकिन अब हमारी कॉस्ट प्राइस ही जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, वो 90 हो रही है, तो हम 85 पे बेच के लॉस तो नहीं करेंगे ना. सो द मैन्युफैक्चरर विल ऑल्सो सेल इट फॉर ₹100 एटलीस्ट, कि उसको भी कोई प्रॉफिट हो, प्रॉफिट करके ही हम प्रॉफिट प्लस करके ही बेचेंगे ना. सो दैट इज़ व्हाट, प्राइस जो था 85 से 100 हो गया, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इन्फ्लेशन ड्यू टू कॉस्ट पुश. याद रखिए, कॉस्ट पुश में फैक्टर कॉज इंक्रीज होते हैं, और डिमांड पुश में डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन होती है. होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वी विल रीड देम वन बाय वन. सबसे पहले है हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग से क्या समझते हैं आप, क्रीपिंग वर्ड से,
बहुत बार बहुत कॉमन वर्ड है। क्रीपिंग मतलब स्लोली चलना, लाइक हम बोलते हैं द इंसेक्ट इज क्रीपिंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो चल रहा है आराम से, वो इंसेक्ट, कोई स्नेल है वो क्रीप कर रहा है स्लोली स्लोली। सो एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन नेम सजेस्ट, इट इज़ अ वेरी लो इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है वो बहुत लंबे टाइम के बाद एक बहुत माइल्ड रेट पे जो इंक्रीज करे प्राइस लेवल को, दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आपको ऐसे याद रखना है कि क्रीपिंग का मतलब स्लो है, तो मतलब वो लो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करती है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए इट्स इज गुड फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। एक इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो दैट इज गुड फॉर देम। नाउ अनदर वी हैव गैलपिंग इन्फ्लेशन। What does galloping means? गैलपिंग का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है द हॉर्स गैलप्स, मतलब जंप कर करके चलता है, मतलब वेरी हाई जंप्स करता है, वो कितना तेज भागता है, दैट इज गैलपिंग हॉर्स। तो वैसे ही हमारे पास है अ वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग। अब जब हाई इन्फ्लेशन हुई, गैलप तेज तेज हुआ, तो उसका मतलब हो गया सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन, और इसमें इन्फ्लेशन का रेट रहता है 10% और मोर। और याद रखना क्रीपिंग में हमारे पास जो रेट रहता है वो दैट वाज 2 to 3 4 5%, इतना याद रखना, अप टू 5 लगा लो, ठीक है, इन क्रीपिंग इन्फ्लेशन। एंड इन गैलपिंग इट इज 10 और मोर, क्योंकि ये हाई इन्फ्लेशन रेट्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास है इसमें इन 1970s and 1980s many Latin American countries experienced such type of inflation। आपको आ सकता है ये MCQ में, लेटिन अमेरिका 1970-19 में which type of inflation they faced, that was galloping inflation। अब हमारे पास है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट इज वेरी इंटेंस, जब एक्सट्रीम इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। इधर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Hyperinflation is a situation when nations experiences very high and accelerating inflation, where annual rate of inflation runs into million or trillions in very short period। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। याद रखना है हाइपर इन्फ्लेशन इज मोर देन गैलपिंग इन्फ्लेशन। कभी कभी इन दोनों को सेम भी लिया जाता है, लेकिन यू नीड टू डिस्टिंग्विश देम। गैलपिंग इज 10% और मोर, बट हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी एक्सट्रीम इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास। पहली तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो लिखी है बोल लेते हैं। जिम्बाब्वे इन 2008 में आई थी हाइपर इन्फ्लेशन की। अनदर आप लिख लीजिए, इन 1923 में जर्मनी में भी आई थी ये हाइपर इन्फ्लेशन, जर्मनी ने भी फेस की थी। और वहाँ पे क्या हुआ था, वो उसका जो करेंसी थी वो बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन हो गई थी। ग्लोबल इकोनॉमी से जब कंपेयर करो तो उसकी बहुत कम पड़ गया था जर्मनी की जो भी करेंसी थी। नाउ नेक्स्ट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन याद रखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को हम और क्या कहते हैं, कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था देर आर वेरियस फिस्कल पॉलिसीज पिछली वीडियोस में, देर आर फिस्कल पॉलिसीज, देर आर मॉनेटरी पॉलिसीज बाय RBI, बाय गवर्नमेंट। तो उसमें क्या करते हैं हम, इन्फ्लेशन को अगर इंक्रीज है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं बाय थ्रू वेरियस पॉलिसीज। तो डैट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। बहुत पॉलिसीज़ होती है, लाइक मॉरल सुवेजन होता है, क्रेडिट कंट्रोल होता है, SLR रेट्स होते हैं, रेपो रेट्स होते हैं। ये सब से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द इन्फ्लेशन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज सप्रेस्ड इन्फ्लेशंस। नाउ अनदर वी हैव ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस इंक्रीज, मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ये इन फोर्सेस की वजह से जब हमारी जो इंक्रीज हो रही हैं रेट्स, दैट इज ओपन इन्फ्लेशन। अब हम देखें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी होते हैं, लेकिन मेन जो है द फर्स्ट थ्री आर द मेन इन्फ्लेशन। इन तीनों को अच्छे से आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now there are various effects of inflation.
किसी भी चीज़ का याद रखो, देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं इसका, नेगेटिव भी इफेक्ट होते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ जनरल पढ़ेंगे कि जनरल इफेक्ट्स क्या है इन्फ्लेशन के। सबसे पहले हमारे पास राइजिंग प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट समझते हैं क्या होता है? इम्पोर्ट्स इज बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। जब हम बाहर किसी कंट्री से कोई चीज़ खरीदते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट्स। तो जब भी हम खरीदेंगे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। सपोज जैसे कि हमें $1 की चीज़ थी, ओके, सपोज $1 की चीज़ थी, उसको पहले हमें देने पड़ते थे 60 रुपीज़, अपनी करेंसी के 60 रुपीज़ है वो देने पड़ते हैं। लेकिन एज द इन्फ्लेशन गोज़ ऑन, अब हमें उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए 70 देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो रुपी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो इम्पोर्ट्स करेंगे, हम बाहर की कंट्री से कुछ लेंगे, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट वी हैव लोअर नेशनल सेविंग्स। इट इज़ क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इससे हम ले सकते हैं, इसको कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, पेट्रोलियम वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें अपने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारी जो नेशन की सेविंग्स है वो क्या होंगी? कम होगी ना, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है बाहर वाली कंट्री को। नाउ नेक्स्ट वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ मतलब अब इन्फ्लेशन की वजह से हमारे रेट्स वगैरह बढ़ते हैं, SLR, इनकम टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सब बढ़ेंगे। तो अब जो देर आर वीकर सेक्शन, देर आर मिडिल सेक्शन, देर आर रिच सेक्शन, उन सब के पास जो होगा वो जो इनकम एंड वेल्थ होगी वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। नाउ वी हैव कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इज क्या आ जाता है उसमें? देर इज़ अनरेस्ट, देर इज़ अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ग्लोबल इकॉनमी की हम बातें करेंगे, इन्फ्लेशन अगर कंट्री में ही आई है तो हमारी नेशन इकॉनमी में ही क्या आ जाता है? अनस्टेबलनेस आ जाती है, कि मतलब हमारा मॉनेटरी सिस्टम जो है वो एकदम डिस्टर्ब सा हो जाता है। दैट इज़ कोलैप्स ऑफ इन मॉनेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सोशली एंड पॉलिटिकली। ऑफ कोर्स अगर हमारी मॉनेटरी सिस्टम ही ख़राब हो गया तो हमारा सोशली भी इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकली भी इफेक्ट पड़ता है। हमारी कुछ पॉलिटिकली पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब क्या होती है? चेंज करनी पड़ती है। हमारी बजटरी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ती है, और भी बहुत पॉलिसीज़ होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़। नाउ अनदर वन इज डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। ये इन्फ्लेशन जो है ऑलवेज डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। हाउ? क्योंकि जब हमारी क्या है, हम पहले किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए 10 रुपये देते थे, अब वहाँ पे हमें 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जो पहले जो थे, पहले हम 10 रुपये सेव कर लेते थे ना, तो जो सेव करते थे वो ही क्या कर लेते थे, हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। जो हम सेविंग्स करते हैं उन्हीं को आगे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा? लोग पीपल विल सेव लेस, people will invest less ultimately. That means inflation discourages investment as well as savings. Another one is higher interest and income tax rates. अब हमारे इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम टैक्स रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे इकॉनमी है उसमें पैसे का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा? पैसा हमारी इकॉनमी से बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगा? गवर्नमेंट ने क्या करना है? अपने पास पैसा लाना है ना, इकॉनमी से बाहर निकालना है। तो व्हाट दे विल डू? दे विल इंक्रीज द टैक्स रेट, दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, SLR बढ़ जाएंगे, CRR बढ़ जाएंगे। SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो। ये सब रेशोज़ भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होती हैं एक्चुअली। तो इनके ये भी एक काइंड ऑफ रेट्स होते हैं। तो ये भी क्या करेगा? गवर्नमेंट विल इंक्रीज दीज रेट्स, और इससे क्या होगी? हमारी जो इकॉनमी है वापस स्टेबल आ जाएगी। दैट मीन्स दीज ऑल आर द इफेक्ट्स। होप दिस इज क्लियर। थैंक यू एंड होप यू एंजॉय द लेक्चर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर।